हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या था, इसके अंदर जो एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल जो आप जाएंगे एडिटोरियल सेक्शन पे जाएंगे तो आप एडिटोरियल पे आइए। ये एडिटोरियल किसी काम का नहीं है। मतलब इसमें क्या बताया गया, इस वाले एडिटोरियल जो बताया गया, इसमें वायरस के बारे में बताया, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे चीज़ों को हुआ, कैसे चीज़ों को चेंज किया गया। तो हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि वुहान लैब से बना क्या नहीं बना इसमें भी प्रूफ नहीं है हमारे पास। हाइपोथेसिस है कि क्या पता बैट से बना हुआ वायरस। तो ये लास्ट में ये बताते हैं कि मतलब चाइना को मतलब कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए किस चीज़ से वायरस आए, इन फ्यूचर में कोई वायरस आएगा तो देखना चाहिए। ये एडिटोरियल हमारे ये पॉलिटिकल है, ये नहीं पढ़ना, ये भी हाइपोथेसिस पे ये भी नहीं पढ़ना। और दूसरा आता है कि सिविल रजिस्ट्रेशन डाटा, जो लोगों की डेथ हुई है उस डाटा को हमें अच्छे से देखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डेथ को मेंशन करना चाहिए, वो इसमें बताया। ये भी हमारे लिए काम करनी है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 5.5 लाख डेथ हुई हैं, अलग अलग एस्टिमेशन है, अलग अलग जो सर्वे है, तो ये भी हमारे काम करनी है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप के बारे में अब पढ़ना है। विल नेशनल जुडिशरी वर्क, अभी क्या है AG ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात चल रही है, लाया जाए उसको, उसकी ज़रूरत है क्योंकि वैकेंसी पड़ी है, उनको फुलफ़िल करना है और भी सारी चीज़ें। आर्टिकल आपका 233 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, अपॉइंटमेंट ऑफ द पीपल की पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब ये वाला बोलता है। फिर 42 में कुछ चेंजेस किए गए उसके अंदर, मतलब कि आर्टिकल 312 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक ए क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को बोला जाता है कि एंट्री है, कुछ स्टेट शेड्यूल 7 में आता है, एंट्री 3 के अंदर आता है, ठीक है ना, तो उस सब चीज़ों में ऐड करना चाहिए। फिर पोस्ट आपके इमरजेंसी के बाद ये सब चीज़ें देखी गई। तो एक तरह से दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एक आर्टिकल बोलता है फुलफ़िल करने के लिए, एक आर्टिकल बोलता है ऑल इंडिया सर्विस के लिए। तो इन सब चीज़ों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन देखा गया, इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है। अगर हम इस अपने एडिटोरियल से पढ़ेंगे, जो मैंने नोट्स एक्सट्रैक्ट किया उससे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली बात आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या होती है। एक तरीके से ऑल इंडिया लेवल पे अभी क्या होता है, सिस्टम क्या है जुडिशरी का, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम करा दिए, स्टेट PCSJ का एग्ज़ाम होता है, PCSJ का एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी का अलग एग्ज़ाम होता है। वो स्टेट, हर स्टेट की डिफरेंट स्टेट अपने हिसाब से कराती है। पर जब ऑल इंडिया हो जाएगा तो मे बी UPSC उसको एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराएगा, एग्ज़ाम को वो चूज़ करेगा। अभी इंडिया में ऐसा नहीं है, पर इसकी मांग उठी है कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस होनी चाहिए। कि क्रिएट ए कैडर ऑफ द जज हु कैन बी अपॉइंटेड एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज को अपॉइंटेड किया जाए कहीं भी कंट्री में। तो वही है AGIC अटैम्प्ट टू इंश्योर द यंग जज आर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आनी चाहिए प्रमोट के लिए, इस सब चीज़ की बात उठी थी। फिर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठा कि लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव बीच में आ रहे हैं जुडिशरी का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया NJAC को। अब रिकमेंडेशन क्या है कि मतलब कुछ रिकमेंडेशन भी आई हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। पहली बार 1960 में आई थी। फिर डिफरेंट लेवल पे 61 में, 63 में, 65 में ऐसी मांग उठी थी इन सब चीज़ों को देखते हुए। फिर स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने भी रिकमेंडेड किया था कि ऑल इंडिया लेवल पे होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ कमीशन ने 14 रिपोर्ट भी रखी थी कि नेशनल लेवल पे होना चाहिए। डिफरेंट रिपोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ कहा था कि ऑल इंडिया जुडिशरी शुड बी, उसको सेटअप करना चाहिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसने इंसर्ट भी किया था कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस होनी चाहिए। प्रोविज़न भी लेके आए थे 312 के अंदर, पर वो अभी तक लागू नहीं किया गया, सब चीज़ देखी गई। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या एडवांटेज क्या है कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस की। एक तो मतलब कि अकाउंटेबल हो जाएगी। अब हर स्टेट, अब UP अब करा रहा है, बिहार अलग से करा रहा है, और तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, इक्विटेबल बढ़ेगा। इंप्रूव होगी क्वालिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर जो अपॉइंटेड होते हैं हाई कोर्ट में। अब वो कैसे अपॉइंटेड होते हैं हाई कोर्ट में कि पहले सिटी में रहते हैं, सिटी से प्रमोशन कर दिया जाता है, हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट से प्रमोशन कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो एक तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कोई ऑफिसर अटेंड होगा, यंग होगा, तो मे बी चांसेस ज़्यादा होते हैं उसे हाई कोर्ट में एक यंग मिलेंगे। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मतलब फ्रॉम हाई कोर्ट से आते हैं, तो उसमें भी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, उसमें भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, क्वालिटी ऑफ चीज़ें मिलेगी जुडिक्शन के लिए। हाईएस्ट लेवल पे, लो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक एक क्वालिटी ऑफ जस्टिस मिलेगा लोगों को। तो इन सब चीज़ों को देखा गया। फिर लॉ स्टूडेंट जो होते हैं जुडिशरी पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। अभी तो क्या वो डिफरेंट स्टेट में अप्लाई करते हैं, उस सब चीज़ों का भी होगा। फिर पोस्ट जो सैंक्शन होंगी नेशनल लेवल पे होगा, स्कोप बढ़ेगा। एब्सेंस ऑफ द AGI से वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड जज। अभी क्या होता है, UP ने तो अपने जज सारे अपॉइंटमेंट कर दिए, कभी बिहार अपनी वैकेंसी नहीं निकाल पाता है। तो ऐसे चीज़ों में देखा जाता है। तो वही है कि वैकेंसी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। फिर जब नीचे ही वैकेंसी फुलफ़िल नहीं होगी तो ऊपर कैसे अपॉइंटेड होंगे हाई कोर्ट के जज या उन सब चीज़ के। तो एक तरीके से
अगर ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस होगी तो यंग प्रोफेशनल वाले को काम मिलेगा, फिर वैकेंसी फुलफिल होने में हेल्प मिलेगी। फ्रेंच मॉडल भी ऐसे ही करता है, उसने एक ऑल इंडिया फ्रेंच लेवल पे निकालता है। सब चीज़ों की इन्होंने बात की है, ये कुछ एडवांटेज है। अपोज क्या करते हैं? अपोज ये होती है कि आपने समझ लिया हर स्टेट के लॉ भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, किस स्टेट में कोई लॉ है, किस स्टेट में कोई लॉ है। तो एक रीजनल लैंग्वेज का कि आप खुद बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में चलो चल जाता है, पर जुडिशरी सर्विस में ध्यान से पढ़ना पड़ता है, गवाह क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो एक रीजनल लैंग्वेज का इशू उठता है। कोई तेलुगु में बोलेगा तो तेलुगु वाले होंगे तो आसानी से देख लेंगे, तो हिंदी वाले नहीं देख पाएंगे। तो उस सब चीज़ों की पावर है। फिर मेन पावर जो स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट लॉ होते हैं, पावर होते हैं CRPC, क्रिमिनल कोड, सब स्टेट के अलग अलग होते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। आंध्र प्रदेश ने कोई लॉ लेके आया, यूपी कोई अलग लॉ लेके आया, तो उसकी भी थोड़ी दिक्कत आती है। फिर ऑलरेडी एंट्री थ्रू द स्टेट सर्विस से तो एंट्री हम कर ही रहे हैं कि स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद हाई कोर्ट में जाता है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही काम चल रहा है। फिर इंडिया में सबऑर्डिनेट कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी हाई कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखा गया। कंसर्न्स थे कुछ कि सबऑर्डिनेट जज जो होते हैं डिपेंड होते हैं एंटायरली ऑन द स्टेट होते हैं। अब स्टेट के ऊपर तो डिपेंडेंट होंगे ना, किस स्टेट का कौन से जाएंगे। फिर नो करियर प्रोग्रेशन नहीं है कुछ, मतलब कि रेस्पेक्टेबल बार प्रैक्टिस जो है वांट टू बिकम द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डील विद द मतलब हैरेस और ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सब चीज़ों को देखा गया है। फिर नंबर ऑफ द जजेस अनेबल टू क्लियर द ह्यूज जो 30 मिलियन केसेस हैं, उन सब चीज़ों का कंडीशन है। कुछ कंसेंसस है, इतनी वैकेंसी है, ये कुछ कंसेंसस है जो प्रॉब्लम हमारे जुडिशरी के अंदर। उसके बाद ये कुछ अपोज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये कुछ बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस होनी चाहिए। तो इसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं। आगे चलते हैं। नीड ऑफ द आवर। अभी नीड की ज़रूरत क्या है? जो इसमें इशू उठता है लैंग्वेज का इशू, कि लैंग्वेज का है। अगर मेरी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में कर दो एज ए जज, तो मेरे लैंग्वेज इशू मेरे सामने खड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद चीज़ है, चलो अच्छी वो है, एक पॉइंट है, पर उस चीज़ को आइडिया को हम एडमिनिस्ट्रेशन IAS भी तो बनता है, IPS भी तो बनते हैं, तो वो भी अलग अलग स्टेट में सर्व करते हैं, पर वो भी चीज़ों को सीखते हैं, या उनके साथ कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, कोई आदमी अपॉइंट किया जाता है लोकल का, जो लैंग्वेज को समझ के बताए। और फिर हम ऑल इंडिया बेसिस पे हमारा क्या चीज़ है कि हमें हिंदी को, अपनी इंग्लिश को प्रमोट करना है एक तरीके से, कि हम उस चीज़ को ख़त्म करना है, भेदभाव को, उसके ऊपर भी है। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड इनफ ट्रेनिंग टू हैंडल देयर जॉब। ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड करो आप उन्हें। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ सपोर्ट टू इम्प्रूव द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अभी तो स्टेट के हाथ में होता है, स्टेट करती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देगी अच्छा करने के लिए। मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब कि वो थोड़ा क्या होगा, अप्रोप्रिएट मैन पावर मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस द, मतलब कि प्रेडेंस इन द केस ऑफ 3 ईयर जो केसेस हैं उनको थोड़ा इजी हैंडल करने में मिलेगी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को देखा गया। लास्ट में यही बोलते हैं कि रोबस्ट होना चाहिए जुडिशियल सर्विस के अंदर, सबऑर्डिनेट लीव होनी चाहिए, रिशपूल होना चाहिए टू ड्रॉ द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, फिर लेटर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये प्रावधान हमें प्रदान करता है। तो एक तरीके से अच्छा आइडिया है, हमें जुडिशियल सर्विस में बढ़ना चाहिए। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है 12 MLA सस्पेंडेड इन द महाराष्ट्र असेंबली। अब सस्पेंशन उनका क्यों है? क्योंकि वो अब्यूज़ कर रहे थे। किसको अब्यूज़ कर रहे थे? असेंबली के जो मतलब कि स्पीकर थे उसको अब्यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। सस्पेंड क्या होता है और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या अंतर होता है, हम वो पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ाऊंगा MP बेसिस पे, ऐसे ही स्टेट के अंदर होता है। अभी रोल क्या स्पीकर होता है कि मेंटेन करना, ऑर्डर को मेंटेन रखना हाउस के अंदर। ये क्या स्पीकर का काम होता है कि डिकोरम मेंटेन रखना हाउस का, वो अपनी तरीके से चलाना हाउस को। और ये रूल्स प्रोसीजर है। एक रूल होता है कि अंडर द स्पीकर एक्ट के अंदर एक रूल है, रूल नंबर 373। वो रूल क्या बोलता है? रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कैसे आपको कंडक्ट कराना है बिजनेस हाउस का, कैसे मेंटेन रखना है। स्पीकर इफ इट इज़ ओपिनियन टू कंडक्ट द मेंबर टू ग्रोसी द डिसऑर्डर, मतलब कोई मेंबर डिसऑर्डर क्रिएट ना करे, चिल्लाए ना, गाली वाली ना दे। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जो आपके रूल्स हैं स्पीकर के अंदर, चीज़ों को मेंटेन रखने होते हैं। अगर इन रूल के कोई अगेंस्ट जाता है तो स्पीकर क्या कर देता है, उसको मतलब क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, बाहर निकाल देगा, टर्मिनेट कर देगा। ये देखो इसमें सस्पेंडेड कर देगा। ए मेंबर जो सस्पेंड होगा अंडर द रूल शैल बी, मतलब फोर्थ विथ विड्रॉल फ्रॉम द, मतलब हाउस की प्रोसीडिंग होती है उससे बाहर वो चला जाएगा। व्हाट वाज द प्रोसीजर टू रिवोकेशन ऑफ द मेंबर सस्पेंड? अगर रिवोक कर रहा है, उसको दोबारा से करना है, तो उसके पास भी स्पीकर के पास पावर होती है दोबारा से बुलाना। किसी को सस्पेंड किया है तो दोबारा से स्पीकर ही बुला सकता है। तो इन्होंने बोला है कि स्पीकर के हाथ में सारी पावर होती है अगर आपने रूल ब्रेक किया है हाउस का। अब राज्यसभा में किसके पास पावर होती है? वो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, उसके पास पावर होती है। उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं, इतना आपको याद नहीं रखना है। बस आपको याद रखना है कि उसमें उसके पास पावर होती है, सस्पेंशन की पावर है। अब आपको नीड
पता क्या लगना चाहिए, मेन है शेड्यूल नंबर 10। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, किसी जो आपके मेंबर्स हैं उनको बाहर ही निकालना। उसमें तो सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन कैंसिल भी हो सकता है, वापस वो आ सकते हैं, और इसमें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मेंबरों को, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मेंबर। किस बेस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया, वो मैं आपको बताऊंगा किस बेस पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबरों को। उसके अंदर 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कोई चीज़ ऐड की गई थी कि इट ले डाउन द प्रोसेस बाय द लेजिस्लेटर मे बी डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो स्पीकर होते हैं, जो ऊपर बैठे होते हैं, वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अंडर शेड्यूल नंबर 10 के अंदर। द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रेफर टू द चेयरमैन और स्पीकर। उनके पास डिसीजन होगा, जो स्पीकर होता है या फिर चेयरमैन होता है हाउस का, उसके पास पावर होगी, ठीक है, उसका ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा, ऐसा बोला जाता है। अब कौन कौन से बेसिस हैं जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या तो कोई वॉलंट्री, अगर कोई वॉलंटियर, मैंने बीजेपी के टिकट पे वोट लड़ा और मैं फिर क्या करता हूँ, मैं एमपी बन गया या फिर एमएलए बन गया, बाद में जाके मेंबरशिप छोड़ देता हूँ उस पार्टी की जिस पे टिकट लगा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा मैं, मेंबरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, पार्लियामेंट की हो या स्टेट असेंबली की हो। अगर मैं गवर्नमेंट बोलती है कि ये बिल हम लेके आ रहे हैं, इसके फेवर में हमारे जितने मेंबर हैं बीजेपी के हैं सब इसके फेवर में वोट करेंगे, अगर मैं फेवर में वोट ना करूं पार्टी के तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, ठीक है ना, तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, ऐसा बताया गया, ठीक है। तो ये भी रीज़न है। तीसरा रीज़न क्या है कि मैं इंडिपेंडेंटली, मैं किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंटली जीत गया, और अंदर जाके इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूँ तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, ठीक है। तो भी इंडिपेंडेंट मेंबर इंडिपेंडेंट रहता है, भले से बाहर से सपोर्ट करता है वो गवर्नमेंट को कि मैं बीजेपी के साथ हूँ पर मेंबरशिप बीजेपी की नहीं ले रहा। ये फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करते हैं या फिर गवर्नर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, इन सब में नॉमिनेटेड करते हैं वो अलग अलग बेसिस पे। अगर वो 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, मेंबर बन जाएगा। अगर वो 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है, 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं इसमें देखा गया। और एक केसेस और है, बोला ना कोई पार्टी छोड़ दिया दूसरी पार्टी में चला जाए, जिसके टिकट पे खड़ा हो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, नहीं। एक प्रावधान ये है, अगर इस पार्टी में आपके 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर है और 2/3 उसमें से किसी और पार्टी में चले जाए, तो यानी कि एक तरह से मान लो 4 मेंबर किसी और पार्टी में चले गए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया है कि आपकी तो आधी पार्टी खुद छोड़ के चली गई, कोई रीज़न होगा तो उस टाइम पे आप डिस्क्वालीफाई उस बेस पे नहीं होंगे। ये भी एक इसमें प्रावधान बताया गया है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, क्या था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, वो उसका फाइनल डिसीजन होता है, पर उसके बाद भी अगर मेंबर को लगता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत किया है तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई भी कंडीशन हो आप उस चीज़ में कर सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं उसके डिसीजन की, ऐसा प्रावधान किया गया है। एडवांटेज क्या है कि एंटी डिफेक्शन की कि गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी बनाए रखना, उसके मेंबर छोड़ के ना जाए, डिसिप्लिन में रहे, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी का फैक्शन, मतलब दोनों को साथ में जोड़ के रखने की ये पावर होती है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी आए, कभी कभी क्या होता है जैसे गवर्नमेंट अभी बीजेपी के एमपी को मेंबर को निकाला गया है तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल जिसकी पार्टी होती है वो क्या बोलते हैं, स्पीकर भी उन्हीं का होता है जिसकी रूलिंग पार्टी होती है, तो दूसरे मेंबर को निकाल देते हैं जानबूझ के। तो कुछ ऐसे कई बार केसेस देखे गए हैं, पर उसका सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू ओपन कर दिया था अगर आपको लगता है ऐसे निकाला गया। फिर डिफरेंट कमेटी बनी है, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी, बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है गलत चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, और आप उन्हें वोटिंग से बाहर। फिर लॉ कमीशन रिकमेंडेशन किया, इलेक्शन कमीशन ने कई बार बोला है कि प्रेसिडेंट गवर्नेंस बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो ऐसा भी कई बार बोला इलेक्शन कमीशन ने। तो इन सब चीज़ को देखा गया। फिर क्या है, अभी हमारा पीएमआई हमारा जो है वो डाउन चला गया है, 41 पहुँच गया है, ठीक है। हम देखेंगे परचेज़ का मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। जैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जुलाई है, ये जून है और ये जुलाई है, या मंथली बेसिस पे निकलता है, मंथली बेसिस पे। ये क्या करेंगे, ओरली सर्वे करेंगे और जाके पूछेंगे, जैसे जुलाई में इन्होंने सर्वे किया, जून में जाके पूछेंगे दुकान वालों से, किसी भी सर्वे करेंगे कि आप ये बताइए आपकी इकनॉमी लास्ट मंथ से, जैसे जून में आपकी इकनॉमी, आपकी जो दुकान की सेल हुई है वो ज़्यादा हुई है या उतनी है दोनों मंथ में, जुलाई जून में सेम है दोनों में, कंपेयर करेंगे, या फिर ज़्यादा हुई है जुलाई में इन कम्पेयर टू जून या कम हुई है।
अगर आप ने बताया ज़्यादा हुई है तो 50% से मतलब से ज़्यादा ऊपर रखेंगे, अगर सेम हुई है तो 50% रखेंगे, अगर कम हुई है तो 50% से नीचे इंडिकेट करेंगे। तो ये क्या होता है, कैलकुलेशन करना होता है, सर्वे बेस्ड कैलकुलेशन होता है कि चेंजेस देखा जाता है कि कितना मतलब कि परसेप्शन चेंजेस हुआ है बिज़नेस के अंदर, कितना लोगों को घाटे में गया है बिज़नेस या ऊपर गया है। तो ये देखा गया कि लेटेस्ट कंपोजिशन ऑफ PMI डिक्रीज टू 49.8%। सितंबर में भी होता, अगस्त में हुआ, दोबारा देखो 41% पहुंच गया है, देखो ये रहा। तो यानी कि बिज़नेस कम हो रहा है लोगों का। इसमें से जो इंडिकेटर होते हैं नंबर 0 से लेकर 100 तक होते हैं। अगर PMI 50 से अबव है तो आपका एक्सपेंशन हो रहा है बिज़नेस में, आपका अच्छी तरह ग्रोथ चल रही है। अगर PMI 50 है तो मतलब ठीक है ना, अंडर 50 आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपके बिजनेस में, यानी कम हो रहा है। अगर इंडिकेटर 50 ही शो कर रहा है तो इसका मतलब है नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा। ये प्रीवियस मंथ के हिसाब से निकाला जाता है, पूछा जाता है कि आपकी इन कम्पेयर टू जुलाई जून में अच्छी सेल हुई है इन कम्पेयर टू जून जुलाई के नहीं या नहीं हुई। तो ऐसे इसको निकालते हैं, हर मंथली इसको निकाला जाता है। GDP ग्रोथ को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा था PMI के बारे में। दूसरा आता है राइजिंग द टी इम्पोर्ट, ये हमने राइज कर गया, हमारे टी इम्पोर्ट करने लगे हैं बाहर से अब। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब इम्पोर्ट करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक जो टी का मार्केट है उस पर लॉसेज आएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि बाहर से हम चाय इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे कॉफ़ी टी प्रोडक्शन इन इंडिया, टेम्परेचर एंड कंडीशन में कैसे होती है, रीज़न क्या है इम्पोर्ट करने के, क्यों हमारा इंक्रीज़ हुआ है। देखा स्लो डाउन देखा गया इन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी। पहले कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉफ़ी हमारी जो प्रोडक्शन था उसमें स्लो डाउन यानी कम प्रोड्यूस करने लगे हैं। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, कोविड भी कारण होता है, लोग कम खरीद रहे हैं, लोगों का पैसा कम है तो चीज़ें कम खरीदने लगे हैं, बस बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं। कभी कभी मानसून के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। जैसे ब्लोसिंग शॉवर होते हैं केरला के अंदर, वो हेल्पफुल होते हैं प्लांटेशन कॉफ़ी के लिए। वो मानसून ऊपर नीचे हो जाए तो भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फिर उस पर एज पर द उपासी स्टेटिक, उपासी कौन है, उपासी आप इसमें जाओगे, उपासी देखो इसमें दे रखा है, यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया, इन्हें बोलते हैं उपासी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन था 3.1 लाख जो टन का था कॉफ़ी का, वो 2017-18 में था। अब वो थोड़ा मतलब कि कंट्री एक्सपोर्ट करता था इतने टन, मतलब कंट्री वर एक्सपोर्ट करता था, ठीक है ना। उसके कर्नाटक एक इकलौती स्टेट है जिसमें पूरे इंडिया की 80% कॉफ़ी कर्नाटक के अंदर होती है। इंडिया जो करंटली क्या है कि ओवर द 3 लाख स्मॉल मीडियम कॉफ़ी फार्मर्स हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से हार्म देखा गया है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, तो प्रोडक्ट हम फुलफिल तो करेंगे ना कहीं से, तो बाहर से हम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है। अब कॉफ़ी कल्टिवेशन इंडिया में कैसा है, इंडिया की क्या रैंक है, क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिया की 6ठी रैंक है पूरे वर्ल्ड में, और 80% जो कॉफ़ी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में फाइनेस्ट कॉफ़ी, मतलब बहुत महंगी वाली कॉफ़ी आपकी रोबस्टा, ये कॉफ़ी सबसे ज़्यादा 80% ये कॉफ़ी होती है। इसके बाद अरेबिका कल्टीवेशन हम करते हैं। तो रोबस्टा सबसे क्वालिटी भी सबसे बड़ी क्वालिटी कॉफ़ी होती है रोबस्टा की, तो वो हम 80% यही कॉफ़ी उगाते हैं। और हमारे पूरे इंडिया में कर्नाटक में ही 80% कॉफ़ी उगाई जाती है। तो नियरली 70% जो इंडिया कॉफ़ी होती है वो एक्सपोर्ट ही होती है, लार्जली टू यूरोपियन और एशियन मार्केट में उसे लोग खरीदते हैं। अरे कुछ एरिया है जहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, जैसे आपका वेस्टर्न घाट के साउथ इंडिया हो गया, फिर चिकमंगलू हो गया, आपके कोडुगु हो गया, कुरक्का, वायनाड हो गया, फिर शेवरी हिल्स और नीलगिरी हिल्स के आसपास हो गया, ये कुछ एरिया है। क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, देखो इसे चाहिए एक मॉडरेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि गर्म भी चाहिए या थोड़ी नमी भी चाहिए। तो 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, हॉट माना जाता है, ठीक है ना। और इसे क्या चाहिए, 150 से 250 डिग्री सेंटीमीटर की रेंज चाहिए। जो टेम्परेचर है मतलब कि फ्रोस्ट, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 से अब नहीं होना चाहिए, वो बर्फ़ ना जम जाए, स्नोफॉल ना हो जाए, ऐसा टेम्परेचर नहीं चाहिए। इसे स्ट्रॉन्ग सन चाहिए, नॉट गुड फॉर कॉफ़ी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग सन होता है, शाइन जो होता है वो कॉफ़ी के लिए अच्छा नहीं होता, बस मॉडरेट फॉर्म चाहिए। मैंने बताया ना 15 से और 28 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। ड्राई वेदर इज़ नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रिफिन, मतलब जब उसमें बेरीज निकलती है ना कॉफ़ी के ऊपर, तो उस टाइम पे ड्राई वेदर चाहिए। फिर स्टेगनेंट वाटर नहीं चाहिए, पानी उसके में रुका नहीं होना चाहिए, उसकी जड़ के आसपास पानी कंटिन्यूसली बहता होना चाहिए। इसलिए ये स्टेप फार्मिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे किया जाता है, इसलिए इतने एलिवेशन पे इनको किया जाता है सी लेवल से। तो वेल ट्रेन होना चाहिए, लूमी होने चाहिए, सब कंडीशन सॉइल की ह्यूमस होना चाहिए, मिनरल लाइक आयरन, कैल्शियम, आइडियल फॉर्म ऑफ कॉफ़ी कल्टीवेशन। ये सारे पॉइंट ना प्री में आते हैं डायरेक्टली। अगर इसकी PDF चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें ग्रुप का लिंक है, मैं डेली बेसिस वहाँ पे PDF डालता हूँ जो हिंदू में आया। और टी की कंडीशन क्या है हमारे इंडिया में, अभी रिसेंटली एक नई टी फाइंड हुई थी, वाइट टी। ये आपके गोलकपुर टी स्टेट है, आपके उन्नकुटी डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा के अंदर। तो याद रखना वाइट टी कहाँ पे, आपकी गोलकपुर के फाइंड हुई थी, उन्नाकोटी डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा के अंदर,
ठीक है ना। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाइट टी कहाँ पे होती है, वो त्रिपुरा के अंदर होती है, याद रखना। त्रिपुरा का बॉर्डर टच होता है किससे, बांग्लादेश से, थोड़ा ऐसे याद रखो। वाइट टी क्या है कि हार्वेस्टिंग इवन बिफोर द प्लांटेशन लीव, मतलब इसे हार्वेस्ट किया जाता है उस टाइम पे। इंडिया इज अकाउंट 40% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ टी, नियरली 20% ऑफ द टी प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री इज एक्सपोर्टेड। कि इंडिया जो पूरे ग्लोबल में 14%, जो पूरे ग्लोबल 100% टी प्रोडक्शन होता है ना, उसमें से 14% इंडिया के अंदर होता है। और इंडिया जितना ही प्रोडक्शन करता है टोटल, उसका 20% क्या करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बाहर देशों में भेजता है। ये टी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इंडिया का है। अब इंडिया टी कंडीशन कैसी है, इंडिया लार्जर कंज्यूमर है टी का इन द वर्ल्ड। हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं और वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हम हैं, तो हमको याद रखना है। और वर्ल्ड के चौथे एक्सपोर्टर भी हम हैं। जो हम देखो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है, इंडिया अपनी टी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया कंज्यूम करता है टी को। और पूरे वर्ल्ड में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। उसके बाद जो एक्सपोर्टर हैं बाहर भेजते हैं, वो चौथे नंबर पे हम आते हैं। टी कल्टीवेशन प्लांट जो होता है वो आसाम में, दार्जिलिंग में, नीलगिरी साउथ में, फिर तराई जो रीजन है, हिमालय का जो तराई रीजन है, उसमें कल्टीवेशन देखा जाता है। कंडीशन वही इसकी सेम होती हैं उसके जैसी, मतलब थोड़ा कॉफ़ी के जैसे। इसे टेम्परेचर ग्रोथ चाहिए, आइडियल टेम्परेचर चाहिए 20 से 30 डिग्री तक का, 35 डिग्री से अबव नहीं होना चाहिए, 10 डिग्री से कम होना चाहिए। रेनफॉल चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। सॉइल जो होनी चाहिए, मतलब इसके लिए आइडियल जो कंडीशन होनी चाहिए, स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, कि विदाउट कैल्शियम होना चाहिए सॉइल में, फॉस्फोरस होना चाहिए परमिटेड, मतलब फ्री प्री लोकेशन वाटर अंदर पानी जा सके, ऐसा होना चाहिए। टी जो है वो मतलब कि शेड लविंग प्लांट है, मतलब कि शेड लविंग प्लांट है, थोड़ा उस पर शेड रहे, मतलब ट्री, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ना, उनकी शेड बरकरार रहे। एंड वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द क्लाइमेट, द यील्ड एंड द क्वालिटी ऑफ द टी। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। फिर हमने एक टी बोर्ड बनाया था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर आती है। अब स्टैट्यूटरी मतलब क्या कि पार्लियामेंट एक्ट से बनाया हमने को, यार पार्लियामेंट एक्ट से बनाया। अभी इसमें क्या है कि बोर्ड में 31 मेंबर होते हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड इस रिकॉन्स्टिट्यूट हर 3 साल में बोर्ड बनाया जाता है। और किस चीज़ के लिए कि टी की कंडीशन कैसी है, प्लांटेशन कैसी है, एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है जो प्लांटिंग वाले करने वाले हैं, कलेक्शन कैसा कर रहे हैं डाटा का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। ये सब आप याद रखना। FAO फूड आपकी FAO ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, फूड ऑर्गेनाइजेशन है UN की। तो ये चाइना, कोरिया 4 टी कल्टीवेशन साइट इन्होंने घोषित की हैं अंडर किसके अंदर, ग्लोबल इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। यानी कि चाइना की कौन सी है, प्योर ट्रेडिशनल टी आपकी एग्रो सिस्टम। फुजायू जामिन टी कल्टीवेशन, ये भी चाइना की है। ट्रेडिशनल टी ग्रास इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये जापान का है। ट्रेडिशनल हगडो टी हगरो सिस्टम, हगवाई म्यू करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है। तो नाम याद रखे जाए रखो, नहीं रखे जाए तो आगे बढ़ जाओ, उसमें इंडिया का याद रखना। अब ग्लोबली इंपॉर्टेंस जो एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है घाई करके जो है, उसमें कुछ इंडिया की भी मेंशन की गई है इसके अंदर। इंडिया की कौन सी, आपकी कुटानाडा बिलो द सी लेवल, जो केरला के अंदर आपकी कुटानाड जगह है उसकी। कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उड़ीसा के अंदर होता है, कोरापुट। और पम्पोरी जो सेफ्रॉन हेरिटेज होता है वो कश्मीर के अंदर होता है। इसके अंदर जो टी निकलती है, कुछ चीज़ हमारी भी मेंशन है, ठीक है ना। ये टी का ये एरिया नहीं है, सॉरी टी का नहीं है, ये अलग है। कुछ जो इसके अंदर आते हैं ये सारे टी के हैं ऊपर वाले, ये टी के हैं। कुछ हमारे जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है ना, इसके हमारे कुछ उसने एरिया मेंशन किए हुए हैं। ये टी से अलग है, ये टी से अलग है। ये कुछ कुकानाड जो है राइस का बाउल बोला जाता है, केरला का राइस ऑफ बाउल बोला जाता है। फिर ट्रेडिशनल कोरापाट में आपकी कोरापुट में ट्रेडिशनल होती है उड़ीसा की, इसको इसके अंदर मेंशन किया गया है, बस आपको याद रखना है। पम्पोरे सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन की खेती होती है कश्मीर में, उसको भी इसके अंदर मेंशन किया। मतलब ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है इस चीज़ से। तो इसमें ये कुछ टी है इंडिया की नहीं है इसके अंदर, तो ये कुछ टी हैं चाइना की, जापानी सिस्टम है कैसे टी को कल्टीवेट करना है, कल्चर हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं चीज़ें उगाने के लिए। तो चाइना का, जापान का और कोरिया का। और हमारे कौन कौन से ट्रेडिशनल, वो केरला का, उड़ीसा, कश्मीर का, इसमें अंदर मेंशन है। फिर सर्वे किया गया क्लास 3 स्टूडेंट का, मतलब एक सेट बेसलाइन लिटरेसी गोल है कि हमें बच्चों को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाना है जो क्लास 3 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। उसके लिए निपुण भारत मिशन है, ये उसी मिशन की बात करेगा, निपुणी मिशन की बात करेगा, मैंने अलग से निकाल लिया है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब कि आपकी प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यूमेरेसी, इसका नाम है निपुण करके। क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यूमेरेसी, इसका फुल फॉर्म है निपुण भारत मिशन है। एम क्या है इसका,
इसमें इंश्योर करना है कि मतलब कि यूनिवर्सल, मतलब एक तरीके से बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी की नॉलेज हो जाए, बच्चों को मतलब बोलना लिखना पढ़ना आ जाए, रीडिंग करना राइटिंग करना, न्यूमेरिकल का ज्ञान हो, न्यूमेरेसी का थोड़ा बहुत मैथ का घटाव बुनाव का, जो ग्रेड 3 के बच्चे होते हैं बाय द 2026-27 तक उनको इतना एडवांस बनाना है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करा है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन जो लिटरेसी है उसको करेगा। मैकेनिज्म क्या कि 5 टायर मैकेनिज्म है इसके अंदर, कि 5 भागों में से डिवाइड किया गया है। जैसे सेटअप कैसे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर, तो उन बेसिस पे इसको चलाया जाए। फंडिंग कहाँ से आ रही है? जो आपका सर्व शिक्षा अभियान होता है ना, उसमें से ही 20% फंड उसी के अंदर से इसको दिया गया। ये फंड पहले से चलता आ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान स्कीम जो आपकी बहुत पुरानी है, सर्व शिक्षा अभियान जो है बहुत पुराना है, इसके अंदर से ही 20% फंड इस वाले मिशन को दिया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का कि लिटरेसी और न्यूमरेसी हमारे जो गोल अचीव करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बच्चों का अच्छा हो जाए, जो आपकी डेडलाइन आपने सेट की हैं वो आपकी डेडलाइन अच्छी हो जाए, बच्चे मतलब हमारा लिटरेसी लेवल एक तरह से इम्प्रूव करना है। जो दूसरी न्यूज़ आती है सिटी अलॉन्ग द रिवर, मतलब अर्गेट इंक्लूड द कंजर्वेशन प्लान, मतलब है क्या? अर्जेट टू इंक्लूड कंजर्वेशन जो प्लान है, मतलब कि जो हमारे आसपास में सिटी हैं, किसके आसपास? गंगा के आसपास में, उनको भी आगे आना पड़ेगा अगर गंगा को अच्छे से साफ़ करना है। कैसे? मतलब कि नेशनल वाटर जो पॉलिसी है हमारी उसको अच्छा करना पड़ेगा। फिर जहाँ यहाँ से गंगा निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ से 97% 5 स्टेट से ही निकलती है गंगा निकलती, तो यहाँ से मतलब ये क्या काउंट करते हैं? पूरा एरिया काउंट करते हैं ना। कुछ मध्य प्रदेश से भी आती है, जैसे ट्रिब्यूटरी आती हैं गंगा में आके मिलती हैं, तो वो थोड़ा काउंट नहीं करते हैं। पर जो गंगा मेन जहाँ से फ्लो करती है उत्तराखंड से तो निकलती है, गंगोत्री आपकी भागीरथी, वहाँ से गंगोत्री और आपका उससे अलकनंदा से वहाँ से निकलती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, बिहार में जाती है, थोड़ा सा झारखंड का एरिया भी कवर करती है, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से 97% गंगा निकलती है। जो उसके आसपास में टाउन्स हैं उनको भी जो उनके मास्टर प्लान लाने होंगे कि उनको ठीक करने के लिए उनको अच्छे से जो रिवर सिस्टम को हम साइंटिफिक वे में, सिटीजन अप्रोच में मैपिंग करके, डाटा एनालिसिस करके, सिटीजन साइंस को अप्लाई करके, हेल्दी मॉनिटरिंग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करके, वाटर क्वालिटी में इन सब चीज़ का यूज़ करके हम उसको अच्छे से सक्सेसफुल बना सकते हैं, गंगा को साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें 2 मिशन है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा और नमामि गंगा, हम पढ़ेंगे अपने नोट्स के अंदर से इस मिशन में है क्या। इसे रिसेंटली क्या वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया है, जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसा दिया है इसमें यूज़ करने के लिए, आप गंगा को पॉल्यूशन फ्री बनाओ, ठीक है ना। फर्स्ट फेज़ जो था इसका मतलब जो अप्लाई हुआ था वो दिसंबर 2021 तक वैलिड था, कि ये फर्स्ट फेज़ में आपको क्लीन करना था, इतना पैसा दिया गया था। सेकंड फेज़ में इसमें क्या करना था? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लेके आना था, कि लोन जो फंड होगा 3 न्यू जो हाइब्रिड एन्युटी है आगरा में, मेरठ में, सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वहाँ पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को फॉलो करना था। क्लीनिंग प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करने थे, फिर डोबोट प्रोजेक्ट लगाने थे, मतलब कि डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र जो चीज़ें आती हैं ना, मतलब बिहार से कोई बक्सा से कोई चीज़ें इसमें आती हैं, तो ये मतलब डिज़ाइन ऐसा करो, बिल्ड ऐसा करो, ऑपरेट ऐसा करो और ट्रांसफ़र करो, जो भी वेस्ट आ रहा है इधर उधर से उसको थोड़ा कंट्रोल करो। इसमें कुछ और भी चीज़ इंक्लूड की गई थी, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट, रिसाइलेंस द कोविड-19 लाइक इमरजेंसी सिचुएशन, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू अर्बन लोकल बॉडीज़। अगर कोई अर्बन लोकल बॉडी अच्छा काम कर रही है गंगा को साफ़ करने में, अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान अच्छा बना रही है अर्बन की लोकल बॉडी, उसको भी मतलब इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर यही चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा गंगा का पॉल्यूशन का है, जो पॉल्यूशन उसमें आता है। 2 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एक तो इन सोर्स और आउट सोर्स, ठीक है, जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता वाले सोर्स से 2 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। फिर ई फ्लो को मेंटेन रखना है। क्यों? जो गंगा का ई फ्लो है ना, कि इतने लेवल तक गंगा बहती रहनी चाहिए, उस फ्लो को आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं छोटे, अगर पानी होगा तभी हम बिजली बना पाएंगे। फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है जगह जगह वो आपको ठीक करना है। आपने बहुत से लोगों ने हडल बनाए रहते हैं कि पानी को इधर उधर निकालते रहते हैं गंगा से। पुअर गवर्नेंस जो है, हर स्टेट की अलग अलग गवर्नेंस है, लोकल बॉडी अलग अलग है, उसको हमें कोऑपरेट करना है, साथ में लेके चलना है। अब नमामि गंगे प्रोग्राम क्या था? एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, 2014 में स्टार्ट किया गया था गंगा को साफ़ करने के लिए, ठीक है ना, कि गंगा को दोबारा साफ़ करेंगे। इसे क्या ऑपरेटेड कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा एंड द स्टेट, सारी स्टेट इसमें साथ हैं, स्टेट प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट भी सब एक साथ आके बात करते हैं इसके अंदर। जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा इम्प्लीमेंट विंग कौन सा है इसका? नेशनल गंगा काउंसिल,
नेशनल गंगा काउंसिल इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा को। ये 2016 में सेटअप की गई थी। रिप्लेस, ये पहले क्या था, पहले था नेशनल गंगा रिवर बेस अथॉरिटी। इसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया, इसको रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया, जो कौन से मिशन चला रही है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा चला रही है। इसमें 20,000 करोड़ के आसपास का बजट दिया गया था, छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे इसके अंदर। इसमें क्या था कि वो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, रिवर फ्रंट डेवलप करने हैं, बायोडाइवर्सिटी जो एफोरेस्टेशन करना है साइड में गंगा के, और पब्लिक अवेयरनेस करनी है, भाई गंगा में कूड़ा मत डालो। कुछ गंगा एक्शन प्लान भी बनाया गया, ठीक है ना, ऐसे वर्क करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने बनाया था प्लान इन 1985 में, तब भी हम क्लीन नहीं कर पाए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी बनाया गया था, बहुत पहले बनाया गया था, उसको भी थोड़ा हमने ध्यान से नहीं देखा। फिर नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी भी थी, जो मैंने बताया ना, नाम चेंज हो गया, उसका नाम चेंज करके दोबारा उसका दूसरा नाम बना दिया गया। क्या बना दिया गया इसका, नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया गया इसको चेंज करके। तो ये कुछ ओल्ड इनिशिएटिव है, कुछ पहले जो इनिशिएटिव लिए गए। फिर क्लीन गंगा फंड में लेके आए हम, कोई आप पैसा देना चाहे फंड के अंदर डाल सकते हैं, क्लीन गंगा में हेल्प मिलेगी। फिर भुवन गंगा वेब ऐप लेके आए कि गंगा के आसपास अगर कुछ ऐसा पॉल्यूटेड हो रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, गंदा नाला बह के जा रहा है, तो भुवन गंगा जो वेब ऐप है उसमें फ़ोटो खींच के डाल सकते हो। फिर बैन किया, मतलब एनजीटी ने, कि वेस्ट जो डिस्पोजल है गंगा में डालना बैन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कुछ उसके अंदर की गई थी। फिर गवर्नमेंट ने वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, नमामि गंगे प्रोग्राम है वो ठीक है, वो चीज़ ठीक है, आप एक इफेक्ट लेने चाहिए। वर्ल्ड बैंक साथ आ रहा है चीज़ों के लिए कर रहा है, तो आप भी ध्यान रखो। फिर फर्दर एड दो गवर्नमेंट की, प्रोवाइड करो प्रॉपर तरीके में, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, अकाउंटेबिलिटी दो, मॉनिटरिंग करो, कंजर्वेशन करो, डिजिटल मीडिया और चीज़ों का यूज़ करो कि आप आगे इस प्लान को फॉरवर्ड कर पाएँ। दूसरा जो आता है ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। इसमें ओपेक और ओपेक प्लस नेशन की बात की गई है। ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ये क्योंकि मैं रिपीट कई बार कर चुका हूँ, पर मैंने नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया, बहुत बहुत साफ अक्षरों में मेंशन कर दिया कौन से ओपेक कंट्री है, कौन सी नॉन ओपेक कंट्री है। ओपेक क्या है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना, और जो ओपेक के अंदर आती है। सबसे पहले ओपेक बना था, उसके बाद जो बच गई थी, ऑयल तो बहुत सारी करते हैं, जो बच गई थी उन्होंने अपना अलग संगठन बनाया और उन्होंने बनाया आपका ओपेक प्लस बना लिया। तो आपको ये डिफरेंस देखना है कि ओपेक और ओपेक प्लस में क्या डिफरेंस है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने नोट्स में ये ऐड कर दिया है। तो इतना ही था सेकंड पार्ट में जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सुबह को ये जल्दी सुबह ही डाला करूँ, 6, 7, 8 बजे तक। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सुबह ही ये न्यूज़ मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बहुत सारी चीज़ आज हमने कवर करी रिलेटेड टू यू, पूरा हिंदू के न्यूज़पेपर के मैंने पूरा आर्टिकल कट करके इसमें लाया था, जो देखो इसके अंदर होंगे। ये हो गया एडिटोरियल हमारा, फिर ये सस्पेंशन वाला हो गया, फिर ये वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, आज रिपीट मैंने इसलिए नहीं, ये ऐड नहीं की। उसके बाद मैंने ये वाली न्यूज़ है, 50% कैपिंग होता है, यानी कि जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, एक्सपेंशन किया जाएगा सेंट्रल लेवल, जब होगा जब देख लेंगे। फिर कोविन ऐप कई बार बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी के यूज़ होता है ये, कि जैसे आप रजिस्टर्ड करते हैं अपनी वैक्सीन रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो कोविन ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये ऐप है, तो उस सब चीज़ के लिए यूज़ होता है। फिर मैंने आपको क्लीन गंगा का पूरा पढ़ाया। फिर मैंने ये आपको निपुण भारत मिशन बताया, इसके अंदर क्या किया जाएगा, ग्रेड 3 वाले बच्चों को पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाएगा। इसका टारगेट है 2026-27 तक पूरा करना है, जो इसका पैसा सर्व शिक्षा अभियान से इसका पैसा लिया गया है। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली अभी अटैक हुआ है, यूएस की फर्म है, जो यूएस की जैसे हमारे यहाँ सुपर मार्केट्स होते हैं ना, उनकी एक फर्म है यूएस के अंदर, उस पर अटैक हुआ है। उसके 800 स्टोरों का डाटा हैक कर लिया गया था और उसने $70 मिलियन की मांग की थी हैकर ने। बोला जा रहा है कि रिविल कंपनी है, रशिया की कंपनी है, उसने ये हैक किया था। तो बस इसका नाम याद रखना, रिविल का नाम आया, ये हैक कर लिया गया था। इंडोनेशिया में शॉर्टेज होगी ऑक्सीजन की, जैसे इंडिया में हुई थी। PMI इंडेक्स बता चुका हूँ, उसके बाद आपको टी के बारे में बता चुका हूँ। ये सारी न्यूज़ है। कुछ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे धनलक्ष्मी, अब इंडिया के ओलंपिक गेम होने वाले हैं टोक्यो में, तो आपको जो प्लेयर यहाँ से जा रहे हैं, जिस खेल का वो प्लेयर है, वो स्टेट सर्विस में कई बार पूछते हैं। धनलक्ष्मी याद रखना, ये किस चीज़ की प्लेयर है, ठीक है, ये रिले होती है, रेसिंग होती है, एथलीट, उसकी ये प्लेयर है, क्वालिफाई कर गई है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें फ्लैग लेके चलते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी में, तो इन दोनों का रिकमेंडेशन रखा गया, मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम तो पता ही, ये बॉक्सर है। मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के प्लेयर है, तो ये लेके चलेंगे। इससे क्या हो रहा है, जेंडर पैरिटी, मतलब दोनों अब जेंडर को आप काउंट कर रहे हो ओपनिंग सेरेमनी में, लड़की को भी ले रहे हो और एक लड़के को भी ले रहे हो। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर डी हार्दिक, ये चेस प्लेयर है, स्पीड चेस प्लेयर है, तो आपको बस नाम याद रखने हैं।
और कोई न्यूज़ रिलेटेड टू नहीं आई है इससे रिलेटेड। फिर ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर फ्लैग फॉर द आत्मनिर्भर रिफॉर्म, कि जो ग्लोबल के इन्वेस्टर हैं, जो बाहर से हमारे यहाँ पे एफडीआई आते हैं, वो चाहते हैं जो आत्मनिर्भर का जो आप प्रोग्राम लेके आए हो, वोकल फॉर लोकल, ये वो सब जो बातें कर रहे हो, आप इसमें कुछ रिफॉर्म करो। जो रिफॉर्म करो मतलब जो रिस्ट्रिक्टेशन आपने टैरिफ लगाया हुआ है, जैसे बाहर से कोई सामान आता है उस पर आप टैरिफ लगा देते हो, उसका मतलब उस पर कस्टम ड्यूटीज़ लगा देते हो, थोड़ा उनका ध्यान रखो कि ये नहीं है कि आप आत्मनिर्भर चला रहे हो तो ऐसा मत करो कि विदेशी कंपनी को पूरा नेगलेक्ट करो, आप उस पर थोड़ा ध्यान रखो। तो इतनी ही न्यूज़ थी जो मैंने कट भी उसमें की हैं, एक्सप्लेन भी किए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाके ग्रुप में जाके ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।